नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 72 बीपीएससी के लिए या 73 के लिए अगर आपको डेली राइटिंग करना हो तो आप जुड़ सकते हैं। डेली राइटिंग के लिए प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप GS2 का लेखन कर सकते हैं। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, बहुत ही बेहतर रहेगा वो आपके लिए। आज का हेडलाइन देखिए क्या है कि 30 वर्षों से बीजेपी की हुकूमत चल रही थी बांकीपुर में। बांकीपुर जो है नितिन नवीन जी का भी प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, तो इसके कारण से ये बांकीपुर का सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था बीजेपी के लिए। लेकिन बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो हैं वो खुद खड़े हुए थे और उन्होंने बीजेपी के 30 वर्षों का जो शासन था उसको उन्होंने शासन क्या, उनका जो प्रभुत्व था वहाँ पर एक पक्षीय जीतते आ रहे थे। उन्होंने तो ये भी तो कहा था कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर अगर हम किसी कुत्ते को खड़ा कर दें तो बांकीपुर की जनता जो है वो भी उसे चुन लेगी। ये दरअसल पार्टी का प्रभुत्व तो नहीं होता है, वहाँ की जनता का अपमान होता है जो केवल पार्टी का चुनाव चिन्ह देख करके किसी को भी वोट कर देते हैं। लेकिन उनका यह अहंकार टूटा है, प्रशांत किशोर जीते हैं वहाँ से। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई एक तीसरा फ्रंट जो है बिहार में उसको पहली बार कोई सरकार मिली है। राजद, JDU, बीजेपी, इनसे थोड़ा सा छुटकारा मिल करके एक तीसरा फ्रंट बन रहा है। लोकतंत्र हमेशा ही ये बेहतर होता है। आज हम लोग क्या देखेंगे, LNG इंपोर्ट से जुड़े हुए नए डेटा को देखेंगे। न्यू रियल टाइम पोर्टल बनाया गया ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, अंगों के प्रत्यारोपण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। उसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप रियलिटी लॉ ऑन क्रुएल्टी टू पार्टनर अप्लाइज, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है लिव इन रिलेशनशिप का भारत में लीगल स्टेटस इत्यादि भी हम लोग करेंगे, क्योंकि यह आपके सोशल इशूज़ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी प्रीलिम में, यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आज जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें FCRA के बारे में ज़रा समझेंगे। संशोधन किया गया कुछ दिन पहले ही, और FCRA एक्ट जो है इसको लेकर के अलग अलग प्रकार के विश्लेषण छप रहे हैं, जिसमें से एक विश्लेषण ये भी छपा है, क्विंट है, आई थिंक क्विंट के वेबसाइट पर था या प्रिंट के वेबसाइट पर था। बहुत ही बेहतर विश्लेषण था, पेड होता है वो अक्सर। मैंने उसे जब पढ़ा तो उसमें ये था कि US और भारत के जो संबंध हैं वो भी FCRA एक्ट में जो संशोधन भारत सरकार ने किया है इसके कारण से प्रभावित हो सकते हैं। US बड़ी मात्रा में हमेशा से फंडिंग करता है भारत के अलग अलग NGO को, और अपने हिसाब से वो NGO को नचाते रहते हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करवाना हो, किसी प्रोजेक्ट का विरोध करवाना हो, उन सभी चीज़ों को लेकर के हमेशा से फंडिंग होती रही है। नॉर्थ ईस्ट में उत्पात मचाना हो, आतंकवादी घटनाओं के लिए पैसे फंडिंग करनी हो, बहुत सारे जरिए होते हैं जिसके कारण से US और भारत के भी संबंध इसके कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। होने दीजिए, भारत सरकार ने बहुत ही सही फैसला लिया है FCRA में रेगुलेशन का संशोधन करने का, तो इसको भी ज़रा देखेंगे हम लोग। शुरू करते हैं। देखिए आज का सबसे प्रथम टॉपिक कौन सा है, FCRA इवोल्यूशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये द हिंदू का लेख है, द हिंदू में डिटेल में आर्टिकल छपा हुआ था, वहीं से हमने इसे उठाया हुआ है। विदेशी अंशदान, जैसे आपकी कोई संस्था है, संस्था का नाम A है, अब इस संस्था में मैं भी अंशदान कर सकता हूँ, और कोई बाहर में बैठा आदमी है भारत के बाहर, वो भी इसमें अंशदान जो है वो कर सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, विदेशी अंशदान। कि आपने कुछ भी काम के जरिए, कुछ भी काम के लिए आपने किसी संस्था, किसी NGO, किसी व्यक्ति को अगर आपने पैसे बाहर से भेजे हैं तो उसका रेगुलेशन इसी के तहत में किया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आज का एक्ट नहीं है, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में इसको लाया गया था। नियंत्रित करने वाले भारत का नियामक ढांचा मूलभूत विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 1976 से विकसित होकर के FCRA 2010 और बाद के संशोधन जैसे करे अनुपालन तंत्रों तक क्रमिक रूप से अधिक सुदृढ़ हुआ है। 1976 से 2026 तक लगा लीजिए कितने वर्ष हो गए, है ना। इतने वर्षों के कारण से ये जो है क्रमागत रूप से डेवलप होकर के 2026 तक हम लोग आ चुके हैं। 1976 से 2026 तक, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा करने तथा धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कठोर नियंत्रण आवश्यक है। नीति निर्माताओं के राज्य की निगरानी, वैध नागरिक समाज संगठन, NGO की कोई मनाही नहीं है, लेकिन NGO वैध होना चाहिए। ये कुकुर मुत्तों के जैसे कीट फतिंगों के जैसे जगह जगह NGO खुले हुए हैं, ना कोई उनका माँ बाप है, किसका पैसा लगा हुआ है, किसका पैसा कहाँ जा रहा है, पता चला काले धन को वाइट किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर होती हैं देश में NGO के नाम पर।
विदेशों से उनकी फंडिंग होती है। पता चला हुआ एनजीओ प्रदर्शन को बैक कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ को और हवा दे रहे हैं, देश विरोधी हरकतों में शामिल हैं। इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारे एनजीओ करते आए हैं, जिसके कारण से उन पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। एनजीओ अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इस प्रकार से रेगुलेशन इनका होना चाहिए। भारत विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे का विकास सबसे पहले 1976 में से लाया गया। तो 1976 का याद कीजिए पृष्ठभूमि को जरा। इमरजेंसी का समय है और जयप्रकाश नारायण इत्यादि जो हैं वो उस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी उन पर आरोप लगा रही हैं कि ये सारे CIA के एजेंट हैं, और उसी के कारण से उस समय लाया गया था कि क्या पता इनको विदेश से तो फंडिंग नहीं हो रही है। तो सरकार ने लाया कौन सा एक्ट, तो FCRA एक्ट लाया था कि FCRA के जरिए हम विदेश से आने वाले फंडिंग को कुछ हद तक रेगुलेट तो करें, कम से कम एक कानून तो हो भारत में। भारत ने वर्ष 1976 में अपना पहला समर्पित कानून अधिनियमित किया था। इस कानून का उद्देश्य, और यह कोल्ड वॉर का समय था, कोल्ड वॉर में या तो USSR का आपके देश पर प्रभाव होगा या US का होगा, जबकि भारत क्या था, भारत ने थर्ड फ्रंट यानी कि जिसको नाम कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट को हम लीड कर रहे थे कि हम किसी फ्रंट में शामिल नहीं होंगे। इसलिए भारत को अस्थिर करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की जा रही थी, इसलिए ये एक्ट बहुत आवश्यक था उस समय। इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं को प्राप्त होने वाले विदेशी दान के प्रवाह का पता लगाना, उसकी निगरानी करना है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पर पैसा जा रहा है। ये निगरानी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा है उसी से सारा खेल रचा जाता है। 1984 संशोधन द्वारा प्रारंभिक विधि कमी को दूर करते उन संस्थाओं के लिए पूर्व पंजीकरण पहले से प्री रजिस्टर्ड होना चाहिए। औपचारिक सरकारी अनुमति को अनिवार्य बनाया गया, जो नियमित रूप से विदेशी अंशदान प्राप्त करती थी। अगर आप रेगुलर तौर पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को प्राप्त कर रहे हैं तो सरकार जो है वो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, पंजीकृत भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये काम कर सकते हैं। फिर 2010 में लाया गया इसको संशोधन। वैश्वीकरण के विस्तार 2000 के दशक में सीमा पार, परोपकारी और संस्थागत निधियों में तीव्र वृद्धि के साथ 1976 का कानून आधुनिक वित्तीय साधन, बहुस्तरीय अनुदान और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क प्रबंधन के लिए अपर्याप्त सिद्ध होने लग गया था, जिसके कारण से चूँकि आधुनिक तौर पर पैसा भेजा जाता था, अब पहले वाला नहीं था कि भाई कैश आएगा, अब पैसा भेजने का स्वरूप जो है वो बदल रहा था। तो इसके कारण से सरकार ने क्या किया, 2010 में इसमें फिर से संशोधन किया गया। अनिवार्य 5 वर्षीय वैधता, पंजीकरण प्रमाण पत्र अब अनिश्चित काल के लिए वैध नहीं रहे, उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में सक्रिय रूप से नवीनीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को 5 वर्षों में आकर के आप फिर से रिन्यू करेंगे, नहीं रिन्यू करेंगे तो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं धन। उपयोग के लिए सख्त मानदंड बनाया गया, ऐसे कार्यों के लिए विदेशी निधियों के उपयोग पर सख्त रूप से प्रतिबंध लगाया गया जिन्हें राष्ट्रीय हित के लिए प्रतिकूल माना जा रहा था। क्या पूछा जाएगा सवाल ये पूछा जा सकता है, 4 स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक 1976 के बारे में, एक 2010 के बारे में, एक 2026 के बारे में, और भी एक मिक्स करके दिया जा सकता है। और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से सही दिए हुए हैं, कब कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, FCRA 2020 में अब लाया गया, 2010 का संशोधन। इस संशोधन के साथ सरकार ने प्रणालीगत अस्पष्टता, निधियों के बहुस्तरीय उप आवंटन, ट्रैकिंग संबंधी कठिनाई को समाप्त करने के लिए प्रतिबंधों को शामिल किया। एकल प्रविष्ट बिंदु, सिंगल पॉइंट एंट्री, SBI दिल्ली में ही आपका खाता होना अनिवार्य कर दिया गया। उप अनुदान पर प्रतिबंध, बैन ऑन सब ग्रांटिंग, पंजीकृत NGO को किसी भी अन्य स्थानीय संस्थाओं को विदेशी निधि अंतरित या पुनर्वितरित करने से सख्त प्रतिबंधित किया गया कि आपको US से 100 रुपया मिला और आपने उस 100 रुपये को यहाँ पर 10 NGO उनको 10-10 रुपये करके बांट दिया, तो ये चीज़ बोला गया कि ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको मिला है तो केवल आप ही के पास रहना चाहिए, आप किसी और NGO को ये चीज़ बांट नहीं सकते हैं। कैप ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, पता चलता था कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के कारण से बाहर से खरबों रुपये भेजे जाते थे। भाई है तुम्हारा NGO 50 लोगों का, उस पर कहाँ से इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को लिमिट कर दिया गया। प्रशासनिक व्ययों को अनुमेय सीमा को 50% से घटा करके 20% कर दिया गया। विदेशी अनुदान का उपयोग करके अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय कर रहे हैं तो पहले 50% तक व्यय कर सकते थे, 20% उसे कर दिया गया। पहचान संबंधी अनिवार्यता, सभी प्रमुख पदाधिकारी, निदेशक, न्यासियों के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया, तभी जाके आप काम कर सकते हैं। अब जो सबसे प्रमुख है बंधुओं वो है FCRA संशोधन विधेयक 2026 जो अभी लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, निष्क्रिय संगठन जो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, समाप्त हो चुके अनुज्ञप्तों, लक्षित भौगोलिक कार्यक्रमों की वास्तविक काल में निगरानी,
रियल टाइम मॉनिटरिंग संबंधित परिचालन संबंधी कमियों को दूर करना है। जो भी कमियां रह गई थी 2020 के संशोधन के बाद, उसको 2026 में ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यता संपत्ति एवं परिसंपत्तियों का निहितीकरण, अप्रयुक्त निधियां, विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियां, पंजीकरण समाप्त होने, स्वेच्छा से वापस करने, नवीनीकरण रद्द होने की स्थिति में एक निर्दिष्ट प्राधिकरण का अधीन की जा सकती हैं अथवा उसमें अस्थायी रूप से निहित की जा सकती हैं। आप एक चीज़ को याद कीजिए, मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री कह सकते हैं हम उन्हें। वो भारत आए थे, तो भारत की यात्रा के दौरान सबसे पहले कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी ब्यूरोक्रेट वगैरह आता है, मंत्री संतरी आता है तो दिल्ली आता है ना। लेकिन वो दिल्ली नहीं आए, वो कहाँ गए? कोलकाता गए वो। और कोलकाता में भी कहाँ गए? तो मदर टेरेसा से जुड़ी हुई जो संस्था है, मदर टेरेसा से जुड़ी हुई जो संस्था है उसमें गए वो। उसको कई सारे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट के विश्लेषक जो हैं, उन्होंने ये कहा कि यूएस ये संकेत देना चाह रहा है कि आप एफसीआरए में संशोधन मत कीजिए। ठीक है, तो उसको इस तौर पर भी लिया गया कि वो पहले वहाँ पर इसलिए गए ताकि भारत सरकार को ये संकेत प्राप्त हो जाए कि आप एफसीआरए में संशोधन ना करें। लेकिन भारत ने संशोधन किया है, करना भी चाहिए था। उद्देश्य और भूगोल विशिष्ट व्यवस्थाएं, अद्यतन नियम विदेश अनुदानों के उपयोग को अनुमोदित गतिविधियों के साथ अधिक कठोरता से संरेखित करते हैं। प्रमुख पदाधिकारियों को विधिक देयता का भी विस्तार किया गया है इसमें कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अपराध मुक्ति बनाम प्रशासनिक दंड, परिचालन अनुपालन कठोर हुआ है, लेकिन दंडात्मक प्रावधानों में दीर्घकालिक कारावास को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष तक करने, छोटे उल्लंघन के लिए संरचित प्रशासनिक जुर्माने पर भी अधिक बल दिया गया है। कुछ चीज़ों को कम भी किया गया है, बाकी चीज़ों को और भी ज़्यादा कठिन भी किया गया है, ताकि आप अगर प्राप्त करते हैं विदेशी धन तो उसका सदुपयोग करिए, कहीं पर भी उपयोग मत कीजिए। देश की व्यवस्था को ख़राब करने के लिए उसका उपयोग मत कीजिए। चिंताएं क्या क्या हैं, और ये चिंताएं जो हैं ये रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में एफसीआरए में संशोधन किया गया है। इस संशोधन की आवश्यकता, रिलेवेंस, आवश्यकता और उसके साथ साथ इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। आवश्यकता आप बताएंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंस के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा। आईबी की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और विदेशी वित्त पोषित एनजीओ लगातार ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में कुरनकुलन परमाणु संयंत्र का विरोध बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ था, और ये परमाणु संयंत्र भारत ने रूस की मदद से बनाया है। तो अमेरिका जो है इसकी फंडिंग कर रहा था बहुत बड़े स्तर पर, ताकि ये संयंत्र यहाँ पर स्थापित ही ना हो। तमिलनाडु के बहुत सारे लोग उसमें फंस गए थे, और उन्होंने जानबूझकर बहुत दिनों तक इस प्रोजेक्ट को लटका करके रखा विरोध प्रदर्शन के कारण से, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आर्थिक विकास परियोजनाओं में बाधा, पर्यावरण या मानवाधिकारों की वकालत के नाम पर सीमा पार अनुदानों से प्रायः भारत के औद्योगिक विस्तार, विकास परियोजनाओं को लक्षित किया जाता है। आईबी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा संचालित कानूनी चुनौती और विरोध प्रदर्शन ने मेगा परियोजना, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, यूरेनियम खनन में विलंब के कारण भारत की वार्षिक जीडीपी में 2 से 3% की कमी आई है। और ये भारत में ही नहीं होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया महारानी गए, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर उनका खनन का काम मिला, पट्टा मिला, वहाँ के सरकार ने दिया, और वहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, इस प्रकार से विरोध किया गया कि उनको अपनी खाद्यान्न को बंद करना पड़ा, जबकि वहाँ के सरकार ने परमिशन दिया हुआ था। तो इससे भारत को नुकसान होता है, न देश में बल्कि बाहर में भी कई सारी जगहों पर होता है। वित्तीय स्तरों पर उपअनुदान और अपारदर्शिता। ऐतिहासिक रूप से धन का बहुस्तरीय उपअनुदान एक बड़ी कमी थी, सब ग्रांट्स जिसको कहते हैं, जहां शीर्ष एनजीओ विदेशी धन प्राप्त कर उन सैकड़ों छोटे जमीनी संगठन बांट देते थे, जिससे वित्तीय ट्रैकिंग असंभव हो जाती थी। अभी मैंने समझाया, एक बड़ी संस्था है ए, इसको मान लीजिए 1000 रुपया मिला, और इसने 10-10 करके 100 संगठन हैं उनमें बांट दिया। अब इसको अभी आप ट्रैक करते रहिए कि कहाँ का पैसा कहाँ गया। तो सब ग्रांट्स को रोका गया कि ये चीज़ इसमें सही नहीं हो सकता है। गृह मंत्रालय नियमों को दरकिनार कर विदेशी अंशदान को सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसी संस्थाओं को अंतरित करने के आरोप में ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई थी। निर्वाचन और राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, विदेशी धन का उपयोग गुप्त रूप से जनमत को प्रभावित करने, विघटनकारी जन आंदोलन को संगठित करने के लिए किया जाता है। ग्रीन पीस इंडिया के पंजीकरण को रद्द करने को एमएचए ने इसी आधार पर ठहराया था कि ग्रीन पीस इंडिया जो है भारत के चुनावी व्यवस्था में दखलंदाजी कर रहा था कि किसको वोट करेंगे किसको नहीं। ये संस्था जो है लोगों को
अपने इन्फ्लुएंस में वोट करवा रहा था। धर्मांतरण, सामाजिक सामंजस्य और जनांकीकी। धर्मांतरण तो बहुत बड़े स्तर पर होता ही है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण जैसी चीज़ें जो हैं उसको लेकर के भी भारत सरकार के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो गया था। जमीनी स्तर की स्वायत्तता का क्षरण, अनुवांशिक हस्तक्षेप, विदेशी वित्त पोषण, कृत्रिम जन आंदोलन को बढ़ावा देती हैं। आर्टिफिशियल जन आंदोलन, जहाँ पर मुद्दा कुछ नहीं होता है, देश के जो व्यवस्था है उसको प्रभावित करने के लिए किया जाता है ये चीज़ें। स्थानीय आवश्यकता, जैसे स्वच्छता के बजाय विदेशी दाताओं की प्राथमिकता जैसे जलवायु मुकदमेबाजी को दर्शाते हैं। इसलिए स्थानीय समाज की ऊर्जा स्वदेशी विकास से हट सकती है और उसके कारण उनको सारा लगेगा कि सारा का सारा सरकार जो क्या कर रही है, सारे पर्यावरण को ख़त्म करने पर ही तुली हुई है। जैसे चारधाम परियोजना जो है ये न केवल हमारे पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि उत्तराखंड की सीमा चीन से भी लगती है, तो सीमा पर पहुंच के लिए भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन चारधाम परियोजना कितने बड़े स्तर पर विरोध हुआ, कितने सारे पिटीशन डाले गए सुप्रीम कोर्ट में, बनने ही नहीं दिया गया, लगभग उसको रोक दिया गया था। इसी प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण से नर्मदा नदी पर जो डैम बना, जहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति बनी है गुजरात में, वो कम से कम 40 वर्ष डिले हो गया है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं कई बार हमें ऑर्गेनिक दिखती हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होती हैं, ये कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं भारत की अर्थव्यवस्था को और विदेशों से इनकी फंडिंग की जाती है। द्विस्तरीय जोखिम आधारित पंजीकरण संरचना, नियमित मानवीय वित्त पोषण के लिए न्यूनतम औपचारिकता वाली एक ऐसी सामान्य श्रेणी होनी चाहिए जहां संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र, राज्य समर्थित छद्म हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों से जुड़े संगठन के लिए उन्नत जांच श्रेणी आरक्षित होनी चाहिए। चेन ऑफ केस कस्टडीज, डिजिटल लेजर की ओर संक्रमण, ये समाधान है कि आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकते हैं जिसके जरिए हमें ये पता चल जाए कि सब ग्रांट्स किसे और कहाँ कहाँ दिया गया है। हर आदमी की ट्रैकिंग हम कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन में तो ये चीज़ संभव है। एक चेन में जुड़े हुए पूरे के पूरे लोगों की ट्रैकिंग होती है ना। अनुपालन स्कोर से जुड़ी गतिशील प्रशासनिक सीमाएं भी होनी चाहिए। कठोर 20% सीमा को अनुपालन रेटिंग से जोड़ा जाना चाहिए कि आप कितना हद तक सरकार के नियम कानून कायदे का पालन करते हैं, जिसके जरिए क्या होना चाहिए, जिसके जरिए ये होना चाहिए कि आपको उसी हिसाब से ग्रांट मिलना चाहिए। स्वतंत्र अर्धन्यायिक लोकपाल, गृह मंत्रालय से अलग एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। 30 से 60 दिनों के समयबद्ध अपील अवधि उपलब्ध कराए, बिना तार्किक कारण के परिसंपत्ति को राज्य के अधीन करने या खातों को मनमाने ढंग से स्थगित करने से रोके। उनके सुनवाई के लिए एक संस्था भी होनी चाहिए, जैसे कि भारत में लोकपाल जो है ये काम कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित संरक्षण होना चाहिए। अब कई सारी फंडिंग तो रिसर्च वगैरह के लिए भी आता है, उसमें व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। तो आपको सारा कुछ मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। FCRA के बारे में अब सब कुछ समझ में आ गया हो, कब लाया गया, क्या कब परिवर्तन हुआ, क्यों आवश्यक है, क्या क्या इसमें संशोधन किया गया, हर चीज़। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। LNG इंपोर्ट के बारे में है कि भारत के चूँकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज और अब तो बाबल मानदेव जो है इस पर भी बंद करने का दबाव हो रहा है भाई, क्योंकि हूती जो हैं ईरान उनसे वार्तालाप में है कि कभी भी इसको बंद कर दो। तो हूती के पास इतनी शक्ति नहीं है, सऊदी अरब जो है और US जो है उसके कारण से, नहीं तो कब का बंद कर चुके होते। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस ने हमें अलग अलग स्रोतों से तेल लाने के लिए, LNG लाने के लिए प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप कतर जिससे हम सबसे ज़्यादा LNG कभी इंपोर्ट करते थे, अब वो नीचे चला गया है। अब टॉप 5 इंपोर्टर कौन कौन से हैं जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा हम अमेरिका से लाते हैं। अब इसीलिए तो अमेरिका युद्ध कर रहा है, अमेरिका से हम LNG खरीद रहे हैं। उसके बाद से नाइजीरिया है, देन ओमान, अंगोला और UAE का स्थान आता है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले अमेरिका, देन नाइजीरिया, देन ओमान, अंगोला और उसके बाद से UAE, यहाँ से हम LNG ला रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्ति करता रहा है। हालांकि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट, हॉर्मुज जलडबू मध्य मार्ग के बाधित होने के कारण से कतर से होने वाले आयात में 91.3% की कमी हुई है। यानी कि पहले 100 लीटर अगर हम लोग लेते थे तब अब हम लोग मात्र 9 ले पा रहे हैं। सोचिए ज़रा कितना बड़ा डिफरेंस है, जिससे वह इस सूची में काफ़ी नीचे आ गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिका, नाइजीरिया, ओमान जैसे देशों से आयात में भारी वृद्धि की हुई है। भारत के LNG आयात, हॉर्मुज जलडबू मध्य संकट क्या है, तो भारत अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भर है। दरअसल में नेचुरल गैस ही है ये, लेकिन इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए
हम लोग इसको लिक्विफाइड कर देते हैं। लिक्विफाइड करके एक छोटे कंटेनर में बड़ी मात्रा में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। फिर जहाँ पर इसका यूज करना है वहाँ पर फिर से इसको हम लोग गैस में परिवर्तित करते हैं और इसे उपयोग कर लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? LNG। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। CNG क्या होता है? इसी गैस को कंप्रेस्ड करके हम लोग एक सिलेंडर में रखते हैं जिससे हमें उच्च दक्षता मिल सके इंजन इत्यादि में, तो CNG उसे हम लोग कहते हैं। है सब नेचुरल गैस ही। इन आयातों का लगभग 60% हिस्सा हॉर्मुज जंगल मध्य के माध्यम से आता था, जिसे मुख्य रूप से कतर और UAE प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे। हॉर्मुज जंगल मध्य ईरान ओमान के बीच संकीर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से यह जोड़ता है। यह ऊर्जा प्रवाह के लिए प्रमुख पारगमन बिंदु है जो वैश्विक तेल और LNG के लिए 1/5 का वहन कर रहा था ये। लेकिन हुआ क्या? ईरान US इजराइल वॉर के कारण से, वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण से ये प्रभावित हो गया और अब कम से कम 1 साल लगेगा इसको नॉर्मल होने। अभी भी युद्ध तो चल ही रहा है भाई, युद्ध रुका थोड़ी ना है, युद्ध तो अभी भी चल रहा है, अभी भी एक दूसरे पर बम मार रहे हैं वो सब। लेकिन US ईरान को हरा नहीं पा रहा है, वो उसे रोक नहीं पा रहा है, वो उसको डिफीट नहीं कर पा रहा है। वो चाह रहा है कि ईरान घुटनों पर आ जाए, लेकिन ईरान नहीं आएगा। ग्राउंड इन्वेजन चाहिए होगा, ग्राउंड पर ट्रूप्स चाहिए होगा, ज़मीनी सेना को उतारना पड़ेगा, तब जाके शायद वो ईरान का कुछ बिगाड़ पाएँ, है ना। पश्चिम एशिया में युद्ध और संघर्ष के कारण इस महत्वपूर्ण मार्ग से पारागमन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। आयात के रुझान। कमोडिटी मार्केट एनालिस्ट फर्म केपलर के अनुसार से पश्चिम एशिया युद्ध के शुरुआती 2 महीनों मार्च से अप्रैल में भारत का आयात पिछले वर्ष की तुलना में 13% की गिरावट आई। इसके बाद मई जुलाई की अवधि में आयात पिछले वर्ष की तुलना में 15.4% से बढ़ करके 7.08 मिलियन टन हो गया था। अकेले जुलाई 2026 में साल दर साल लगभग 16% अधिक आयात दर्ज किया गया। भारत ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उर्वरक, बिजली, सिरेमिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों की मांग को देखते हुए कीमत से ज़्यादा आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये सारे हमारे ऐसे इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं जहाँ पर भारी मात्रा मजदूर काम करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज आ सकता है। इसके बाद हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स किया कि भाई कहाँ से ला रहे हो, देखो कोई और दुकान है क्या। अब एक दुकान बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं, दूसरे दुकानों पर जाते हैं। तो वही चीज़ भारत ने भी यहाँ पर किया। दुकान तो है ही मोहल्ले में, अब दूर का मोहल्ला होगा तो किसी और प्रकार जाना पड़ेगा, जाना तो है ही क्योंकि आवश्यक सामान है ये। ठीक है, तो वही चीज़ हमने एज ए नेशन भी किया है कि पड़ोस वाले दुकान पर नहीं मिल रहा है, जहाँ से लाते थे तो किसी और से ले आते हैं, कहीं और से ले आते हैं। वही चीज़ हमने किया है यहाँ पर। हॉर्मुज जंगल से प्रभावित रूप से बंद होने के कारण भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता कतर से 91% की कमी आई। भारत ने अमेरिका, ओमान, नाइजीरिया, अंगोला जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आयात बढ़ाकर के इस कमी को सफलतापूर्वक हमने पूरा किया है। तभी जाके हमारी इकॉनमी जो है वो डिरेल होने से बच गई, डिरेल होते होते बच गई। मैं जो आपको पढ़ाता था कि याद कीजिए उर्वरक संकट बहुत ही भारी संकट आने वाला है, लेकिन वो संकट टल गया है। आज ही के न्यूज़पेपर में है, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वो एक्सप्लेन में दिया हुआ इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें बताया गया कि क्यों उर्वरक संकट जो है वो नहीं बन पाया भारत के लिए। मई जुलाई की अवधि अमेरिका ने 2.19 मिलियन टन आपूर्ति के साथ भारत के LNG का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है। तो एक युद्ध में जहां उसको नुकसान हो रहा है गोली बम बारूद का, तो उससे ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है क्योंकि भारत उससे LNG कम खरीदता था। अब आपको समझ में आ गया कि युद्ध का इकॉनमी क्या होता है। युद्ध की अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? युद्ध की अर्थव्यवस्था। युद्ध जब कहीं पर हो रहा होता है तो एक का नुकसान होता है तो कहीं न कहीं दुनिया में कोई लाभ ज़रूर कमा रहा होता है। तो लाभ किसको मिल रहा है? अमेरिका को मिल रहा है। नाइजीरिया से आयात 1.31 मिलियन टन, ओमान से 1.22 मिलियन टन, और इसी प्रकार से अलग अलग देशों से हमने आयात में डाइवर्सिफिकेशन करके अपने क्षमता को बढ़ाया है। और उसके साथ साथ हमने अपनी ऊर्जा संकट को भी थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। कूटनीतिक और पारगमन रणनीतियाँ। हॉर्मुज जंगल मध्य पर निर्भरता के बावजूद UAE ने अपनी LNG टैंकरों के ट्रांसपोंडर बंद करने, समुद्री सुरक्षा आकलन के आधार पर छोटी अवधि का लाभ उठाने से रणनीति का उपयोग करके निर्यात को जारी रखा है। कतर की तुलना में UAE ने अधिक आक्रामक रवैया, उच्च जोखिम सहिष्णुता प्रदर्शित की है। 17 जून को अमेरिका ईरान के बीच एक प्रारंभिक शांति समझौते जुलाई के पहले सप्ताह के बाद टूट गया। हस्ताक्षर होने के बाद पारगमन मानसिक सुधार ने भी इस आपूर्तिकर्ता को लाभ मिला है। भविष्य का क्या है? भविष्य का तो भारत के पास यही है कि जब तक ये युद्ध ख़त्म नहीं होता, जो कि अभी ख़त्म नहीं होगा, तब तक हम अपना डाइवर्सिफिकेशन करके आगे बढ़ते रहें। इस टॉपिक को बाद में देखेंगे, पहले इससे नीचे वाले टॉपिक को हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए। क्या है वो टॉपिक? और लिव इन रिलेशनशिप वाला भी कल हम लोग देखेंगे।
विक्रम साराभाई मेडल फॉर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम, इनका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम नाम है। पहली बार किसी महिला को विक्रम साराभाई पदक मिला है। कितना महत्वपूर्ण है ये। विक्रम साराभाई पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। क्या है ये? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स इनका है। खगोल भौतिक विज्ञान, खगोल भौतिक विज्ञानी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम विक्रम साराभाई पदक 2026 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। महिला वैज्ञानिक हैं ये, महिला वैज्ञानिक हैं ये। उन्हें यह पदक इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वीं COSPAR वैज्ञानिक सभा के दौरान सोमवार को प्रदान किया गया है। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम का परिचय क्या है? यह वर्तमान भारतीय ताराभौतिकी संस्थान IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के निदेशक हैं ये। उनके पास सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के निदेशक अतिरिक्त प्रभार भी है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र तारकीय भौतिकी है, स्टेलर फिजिक्स है। वह स्टार क्लस्टर तथा आसपास की आकाशगंगाओं का अध्ययन करती हैं। वह भारतीय वैज्ञानिक अकादमी के फेलो और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सदस्य भी हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के भी मेंबर हैं वो। तो सोच लीजिए कितना पावरफुल होंगी ये साइंस के क्षेत्र में। वैज्ञानिक योगदान और अन्य पुरस्कार या खगोल विज्ञान उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष और जमीन आधारित उपकरणों पर बड़े पैमाने पर काम करती हैं। उन्होंने 2015 में लॉन्च किए भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट पर मौजूद अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के लिए कैलिब्रेशन वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने का महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। वो 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना में भी शामिल है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम है जिसमें भारत एक भाग लेने वाला सदस्य देश है, उसमें भी वो शामिल हैं। 2024 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान श्री से सम्मानित किया गया था। मतलब न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने परचम लहराया हुआ है अपनी विद्वता का, है ना। दुनिया के सबसे बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट में शामिल हैं ये। COSPAR विक्रम साराभाई पदक के बारे में जरा आप समझते हैं। यह पदक अंतरिक्ष अनुसंधान समिति और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। COSPAR अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से संबद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसके साथ इसरो मिलकर के ये पुरस्कार जो है वो देता है और इस बार इनको दिया गया है। पूर्व प्राप्तकर्ता भारतीय कौन कौन रहे हैं? सुब्रमण्यम यह पदक प्राप्त करने वाली केवल चौथी भारतीय हैं और पहली फर्स्ट वुमेन एंड फोर्थ इंडियन। इससे पहले 3 और भारतीयों को यह पुरस्कार मिला हुआ है। फॉर्मर इसरो चेयरमैन UR राव 1996, यहाँ पर देखिए। भौतिक विज्ञानी गुरबख्श सिंह लखीना 2014। इसरो वैज्ञानिक इसरो के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक अनिल भारद्वाज 2024 और अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को भी 2026 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत सरकार ने रियल टाइम में अंग प्रत्यारोपण के लिए एक पोर्टल बनाया है, उसके बारे में ज़रा हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कितना क्या ट्रांसप्लांट वगैरह भी होता है। राष्ट्रीय नियामक राष्ट्रीय अंग उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के अंग प्रत्यारोपण निगरानी के लिए गतिशील रियल टाइम पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी अंग की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर तलाश सकता है और साथ में ये भी देख सकता है कि उसको कब जाके ये अंग जो है यह मिल जाएगा। इस पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से विकसित किया गया है। पोर्टल लाइव हो चुका है, इसके कई सारे मॉड्यूल लाइव भी हैं और कई सारे अभी निष्क्रिय हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी लाइव हो जाएंगे। पोर्टल के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं? इसका उद्देश्य देशव्यापी प्रतीक्षा सूची तैयार करना, अंग प्राप्तकर्ताओं की स्थिति को अपडेट करना। यह अस्पताल, राज्य, क्षेत्रीय निकाय को प्राप्तकर्ता की स्थिति के आधार पर सुपर एजेंट अनुरोध उठाने की अनुमति देता है। यह स्वैप डोनर्स के राष्ट्रीय मिलान को सक्षम करेगा, जिससे उन रोगियों को मदद मिलेगी जिनके पास इच्छुक लेकिन असंगत डोनर है। इच्छुक तो है लेकिन असंगत है, अर्थात कोई किसी को अंग तो देना चाह रहा है लेकिन वो अंग उसमें फिट नहीं होगा, तो स्वैप कर सकता है। वो अंग जिसको फिट होगा वो उसको दे देगा, उससे कोई अंग लेकर के इन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है। यह पोर्टल लोगों को आधार लिंक्ड तरीके से अपने अंगों को गिरवी रखने की अनुमति देगा ताकि डोनर की इच्छा पर स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।
अस्पताल मरीजों के फॉलोअप दौरे के दौरान स्वास्थ्य मानदंडों का विवरण भी भरेंगे। सारा कुछ एक आदमी जो दान करना चाहता है और एक आदमी जो प्राप्त करना चाहता है, उनका सारा कुछ इसी पोर्टल के माध्यम से काम हो जाएगा। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने। जिनको अंगों की आवश्यकता होती उनके लिए यह किसी जीवन दान से कम नहीं होगा ये पोर्टल। अस्पताल, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और नोटों के पास पोर्टल तक पहुंचने के लिए लॉगिन आईडी, जो कि मरीज केवल अपनी स्थिति को देख सकते हैं। जिस अस्पताल में अंगदान होता है उन अंगों पर पहला अधिकार उसी का होता है। यदि कोई मेल खाता हुआ मरीज नहीं है तो अंग राज्य पूल में चला जाता है। मान लीजिए कोई अस्पताल है, उसके पास कोई अंगदान किया गया तो सबसे पहले इस अस्पताल का अधिकार होगा, और उसके पास कोई एक्सेप्टर नहीं है, किसी को चाहिए नहीं, तो फिर उस राज्य को चला जाएगा। उस राज्य में अगर किसी को आवश्यकता होगा तो फिर वो यह उसको मिल जाएगा। और फिर अगर उस राज्य में भी किसी को आवश्यकता नहीं है तो फिर देश लेवल पर जिसको ज़रूरत होगा वो वहाँ से उठा सकते हैं। क्योंकि किडनी की सबसे ज़्यादा मांग होती है, अस्पतालों को एक किडनी रखने की अनुमति होती है, जबकि दूसरी किडनी किसी करीबी सरकारी केंद्र को दी जाती है जहाँ मैच उपलब्ध हो। यदि राज्य स्तर पर कोई मेल नहीं मिलता है तो यह अंग क्षेत्रीय पूल में जाता है और फिर राष्ट्रीय पूल में आवंटित किया जाता है, जहाँ पर जिसको आवश्यकता वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। नोटों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 से भारत में 20,138 अंग प्रत्यारोपण हुए हैं। इसमें 16,612 जीवित डोनर प्रत्यारोपण करने वाले थे। 3,526 मृत डोनर थे। कुल प्रत्यारोपण दिल्ली सबसे आगे, फिर तमिलनाडु हैं जहां पर हुए हैं। किडनी सबसे अधिक प्रत्यारोपित किया जा रहा है, उसके बाद से लीवर, हृदय, फेफड़े और अग्नाशय का स्थान आता है। चुनौती ये थी कि सभी राज्यों के अलग अलग मानदंड थे, जिसके कारण से ये सही से आवंटित नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने नोटो पोर्टल के जरिए इसको यूनिवर्सल करने का प्रयास कर रही है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।